मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के विषय में। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल शरीर में कैसे बढ़ाया जाए। आज हम लोग बात करेंगे इस कोविड-19 और योग के तमाम उत्प्रेक्षणों के विषय में, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी सिद्ध होगा। और एक योग अध्यापक होने के नाते ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप सभी तक अपने ज्ञान का ज़रूर कुछ नियमन कराऊँ, जिसके आधार पे आप कोरोना जैसे महामारी से अपने आप को मोटिवेट करते हुए और विजय प्राप्त कर सकें। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, तत्पश्चात हम लोग अपनी इस रिकॉर्डिंग का, इस सेशन का शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हाथ जोड़ लीजिए, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सिंपल बातें हैं। और देखिए कोरोना जो बीमारी है, इसके विषय में बहुत सारी टिप्पणियां आपने सुनी होगी, जानी होगी, देखी होगी। कुछ लोग बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी भी करते हैं और कुछ लोग बहुत नकारात्मक टिप्पणी भी करते हैं। एक बात जो जानने की है वो ये है कि कोविड जो है, एक तो कोरोना वायरस, ये वायरस डिजीज है, वायरस डिजीज है। तो यदि वायरस से संबंधित कोई रोग हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सर्वप्रथम हम वायरस के विषय में जरूर जानें। वायरस के विषय में जानने के लिए एक वैज्ञानिक थे, ये मुझे लग रहा है 1892 का काल था, जब तंबाकू की पत्तियों पे एक शोध हो रही थी कि आखिर उसमें मोज़ेक रोग कैसे हो जाता है। उस रोग को जब आइडेंटिफाई किया जा रहा था तो उस दौरान हमें एक वैज्ञानिक थे हमारे, इवानोवस्की। इन्होंने देखा कि एक एलिमेंट इन्होंने जो फाइंड आउट करा वो था क्या, वो था वायरस, जिसका इन्होंने नाम दिया। यही वो काल था जिस काल के बाद, जिस संभावनाओं के बाद आज हमारे सामने अलग अलग प्रकार की वायरस से संबंधित न जाने कितनी बीमारियां। आपको क्या लगता है कि वायरस से संबंधित सिर्फ एक बीमारी ये कोविड ही है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं? और वायरस है तो इसके जैसे और भी कितने हो सकते हैं? अब मान लीजिए जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे फंगस हो सकती है, और भी बहुत सारे माइक्रो फिजिक्स के नाम हम लोग गिन सकते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, जो आपके शरीर में अगर पहुंच जाए तो निस्संदेह आप किसी ना किसी बीमारी को प्राप्त कीजिए। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं यदि हम लोग ढूंढा जाए तो। लेकिन ये है कि हमारे शरीर में अब हम गलती क्या कर देते हैं वो भी मैं बताऊंगा। रोग है वायरस का और इलाज कर रहे हैं बैक्टीरिया का, है ना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि हमें बहुत फोकस होके, बहुत तरीके से सोच समझ के काम करना। वायरस की मैं बात कर रहा था। वायरस से संबंधित और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे एक तो कोविड हो गया, एक और आपने नाम सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी होगा। HIV इसको बोलते हैं, HIV एड्स, मतलब वायरस। मम्स, गलसुआ, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, छोटी माता, जो हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है। हम लोग जब किसी के यहाँ छोटी माता होती हैं तो आपने ये गाँवों में ये प्रक्रम देखा होगा, व्यक्ति को
बहुत अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। करते क्या है, एक अलग कमरे में लेके जाया जाता है। जब छोटी माता होती हैं तो एक अलग कमरे में या एक अलग खाट पे बहुत ही ज्यादा सफाई का ध्यान दिया जाता है। हर व्यक्ति तुरंत उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति, उस जो डिजीज वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर माता आ चुकी है। मतलब उनको लगता है कि छोटी माता जो है, हालांकि जो वैज्ञानिक कहते हैं वो वायरस डिजीज है, लेकिन इंडिया की ट्रेडिशंस में बता रहा हूँ आपको, होता उसमें यह है कि व्यक्ति का चद्दर बहुत अच्छे से धोया जाता है साफ किया जाता है। लगातार दिन में 3 बार चद्दर का परिवर्तन होता है, तकिए का परिवर्तन होता है, साथ में नीम की पत्तियां चारों तरफ, क्योंकि माता जी को ऐसा कहा जाता है कि माता जी आई हैं तो वो नीम के ही पेड़ पे रहती हैं, तो नीम की पत्तियां चारों तरफ रखी जाती हैं। भोजन में बहुत शिथिलता होती है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर किया जाता है। और रोगी जो होता है, मुझे खुद को भी याद है, मैं बहुत छोटा था तो मैंने देखा है कि मेरे घर में एक हमारे फैमिली मेंबर को, किसी को ये छोटी माता का हुआ। और इनफैक्ट ये मान के चलिए भारत में लगभग हर किसी के घर में एक आधा लोगों को जरूर हुआ होगा। तो ये इस दौरान ऐसा बिहेव किया जाने लगा उनके साथ में, दादी वगैरह थी मेरी, तो ऐसा बिहेवियर मैंने देखा है कि लगता था जैसे स्वयं साक्षात भगवान आ चुके। देखिए भगवान का तो नहीं पता उस दौरान आए या नहीं आए, लेकिन एक बात मैंने जरूर सीखी कि छोटी माता के नाम पे इस वायरस जैसे सेक्शन से लड़ने के लिए उन लोगों ने स्वच्छता का इतना ध्यान रखा था, सफाई का इतना ध्यान रखा था। उस दौरान जो चीजें उनको खिलाई जा रही थी वो इतनी न्यूट्रल और नेचुरल थी, जिसकी परिकल्पना कर पाना भी आज के समय में बड़ा मुश्किल है। आज लोग क्या है, प्रभावी हो जाते हैं। कोरोना होता है तो इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स को लेके परेशान रहते हैं, और वो इम्पैक्ट्स हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है, और उस डिमोटिवेशन के चक्कर में होने वाले बीमारी की श्रृंखलाएं जो है वो उत्कृष्ट कर जाती हैं, उत्श्रृंखलित हो जाती हैं, और ये उत्श्रृंखलन उन्हें परेशान करने लग जाता है। आइए हम थोड़ा सा इस पे और चर्चा करते हैं। मैंने आपको वायरस के विषय में बताया कि 1892 में इवानोवस्की ने खोजा था, तंबाकू पे होने वाले एक रिसर्च के दौरान वायरस मिला था। अब वायरस होता क्या है? जब हम वायरस की बात करते हैं तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये निर्जीव जो है, निर्जीव और सजीव, इन दोनों के बीच की कड़ी है। निर्जीवों और सजीवों के बीच की कड़ी है, यानी ये है कि ना ही ये जिंदा है और ना ही ये मरा हुआ है। ये बात जान लीजिएगा। ये जब तक आप अगर चाहें इतने से वायरस को लीजिए और एक शीशी में, एक शीशे के ग्लास में, मर्तबान में बंद कर दीजिए, तो वो कई हजार साल उस शीशे के मर्तबान में रह सकता है। वो ना ही जिंदा है और ना ही मृत्यु। वायरस की ये खासियत होती है। लेकिन जब उसी वायरस को अगर किसी कोशिका में भेज दिया जाए, वो वायरस यदि किसी भी ह्यूमन कोशिका में पहुंच जाए, तो वहां पे संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो वायरस क्या काम करता है, वो करता है सेल्स के साथ में, जो उनके एंजाइम्स हैं इनके साथ में प्रोसेस अपनी शुरुआत करता है, और धीरे धीरे कोशिका को खत्म करने की कवायद शुरू हो जाती है। आपको पता है एक कोशिका में क्या क्या चीजें होती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोशिका में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो तत्व है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। और जो कोशिका है, इस कोशिका में बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, और इन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें डीएनए आरएनए है। डीएनए आरएनए एक ऐसा मटेरियल है जो वायरस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ वायरस के अंदर डीएनए भी होता है, कुछ वायरस के अंदर आरएनए भी होता है। तो ये भी अपने आप में खतरनाक चीज ये है, इसलिए है क्योंकि हम इतने सूक्ष्म स्तर तक जाने की बात सोच ही नहीं पाते हैं। आखिर जो चीज हमारे डीएनए मटेरियल्स पे इंपैक्ट, मतलब हमारे डीएनए पे नहीं, वो खुद भी डीएनए मटेरियल है, वो आपके बीमारी में इंपैक्ट डालने जा रही है। आप सोचिए कि आपके सोचने का, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कितना इंपैक्ट पड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके अंदर गूज बम्स जैसी चीजें हो जाती है। मान लीजिए एकाएक आपके सामने से सांप गुजरा तो आप डर सकते हैं। मान लीजिए सांप नहीं, शेर गुजरा तो भी आपके अंदर भय आ जाता है, आप भयाक्रांत हो जाते हैं, आपके रोम रोम में एक पुलकन आ जाती है। आप एकाएक कोई मान लीजिए बहुत बड़ा खजाना आपको मिल जाए तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिसमें आपको भय, प्रेम, सौहार्द, ईर्ष्या, द्वेष और तमाम चीजें आती हैं। योग के हिसाब से ये जो तमाम चीजें हैं ये मस्तिष्क की चीजें हैं,
ऑब्वियस सी बात है, हमारे हृदय और हमारी आत्मा का विषय है। तो ये विषय आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जिसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए, या ऊपर उसका हाथ नहीं उठ रहा है, वो बीमार हो चुका है। वो बीमार क्यों हुआ? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सकारात्मक थॉट को छोड़ चुका था और नकारात्मक हो चुका था। वो निगेटिविटी उसको परेशान कर रखी थी। यानी आपके सोच का आपके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बात तो आप जान लीजिए। आंखों ने शेर को देखा तो आप भयाक्रांत हुए, डर गए। ये विधि जो है, ये पूरी प्रोसेस जो है, आपको एक दिशा में लेके जाती है। एक दिशा, कैसी दिशा होती है ये दिशा इस प्रकार की होती है जिसमें आप अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपका कान जो सुनता है, आपकी नाक जो सूंघती है, इस बेसिस के आधार पे आप ये देख लेते हैं, आप ये जान जाते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं ये आपके परेशानी का कारण बन चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम इसमें कर ये सकते हैं कि सीधे सीधे अगर हम लोग देखा जाए तो हम अपने सकारात्मक थॉट से वायरस जैसी चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वायरस सीधे सीधे आपके डीएनए और आरएनए की कड़ियों के बीच में काम करने वाला एक एलिमेंट है। अब आइए हम आगे इस विषय पे थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। हम लोग और क्या कर सकते हैं ऐसा जिसके कारण से हम अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं? योगा क्या कहता है? और हम ऑक्सीजन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जब हम ऑक्सीजन इंक्रीज की बात आती है कि हमें ऑक्सीजन इंक्रीज करना हो तो क्या कर सकते हैं? और इम्यूनिटी, ये दो चीजें, और पॉजिटिविटी। देखिए, ये मैं आपको एलिमेंट्स ऐसे बता रहा हूं जो आपको किसी भी कोविड से लड़ने के दौरान, किसी भी वायरस डिजीज से लड़ने के दौरान, इनफैक्ट बैक्टीरियल डिजीजेस से भी जब आप लड़ रहे हो तो उस दौरान ये चीजें आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। एक तो ये आपको करना क्या है लड़ने के लिए, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, वे टू फाइट, इसे कह सकते हैं, वे टू फाइट कह सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन बढ़ाने पे फोकस कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने पे फोकस कीजिए, और ये सकारात्मकता बढ़ाने पे फोकस कीजिए। आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी एक्सरसाइज करने लगे। इसमें योग के तत्व बहुत जरूरी है, जिसमें योग के तत्वों में आपको आसन, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन, ये करना है। इसके बाद एक्सरसाइज के अलावा जो चौथा एलिमेंट है वो है आपकी डाइट सेक्शन देखना है आपको। फिर आपको आयुर्वेदिक हेल्प लेनी है। और ये जो पांच छह काम मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वे है, 6 वे टू फाइट विथ कोविड, ये क्या क्या है? ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ऑक्सीजन इंक्रीज कैसे हो? अब आप ये जो एक छोटा सा मीटर आप देख रहे होंगे, ऑक्सीमीटर जो है, वो आप अपने उंगली में लगाते हैं तो आपके ऑक्सीजन का लेवल बता देता है। आइडियल जो कंडीशन होती है वो होती है 94 टू लेके 99 कह सकते हैं आप, 98 कह सकते हैं, ये आइडियल कंडीशन होती है। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे जो उंगलियां होती हैं, जैसे 94 टू 99, अब मान लीजिए आपने अपने क्या कहते हैं, तर्जनी में चेक किया, मध्यमा में चेक किया, अनामिका में चेक किया, कनिष्का में चेक किया, हो सकता है कि इसका अंतर हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्यूरेट बायोलॉजिकल चीजों के साथ में मैच कई बार नहीं कर पाती हैं। आप ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट किसी और डॉक्टर के पास अन्य आती है और किसी और पैथोलॉजिस्ट के पास अन्य आती है। तो ये संभावनाएं हैं, इसके विषय में कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती, और शरीर 2 मिनट के अंदर अपना परिवर्तन कर सकती है, इतनी पावरफुल होती है। तो आप ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब इस उत्तरदायित्व का निर्धारण किस प्रकार हो, ये हम लोग अभी बात करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज किस तरीके से किया जा सकता है। फिर बात आती है दूसरा, किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, यानी आप इतने पावरफुल हैं कि किसी भी प्रकार के युद्ध से लड़ सकने की जो सेना है वो आपके शरीर के अंदर है, यानी जो आपका रक्त है वो इतना पावरफुल है कि आप आने वाले किसी भी एकाएक सडन कंडीशंस के साथ में फाइट कर सकते हैं। ये ना केवल बैक्टीरियल, ना केवल वायरल डिजीजेस नहीं, सिर्फ अगर मान लीजिए आपके साथ में कभी इमोशनल कोई ऐसा प्रेशर आ रहा है, वहां भी आपकी इम्यूनिटी काम करती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो हमें सिर्फ बीमारी से संबंधित चीजों पे फोकस कराती हैं, जैसे बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, फंगल क्या है, यही सारी चीजें। लेकिन बीमारियों का सिर्फ इन 3-4 चीजों से लेना देना नहीं है। बीमारियां कई प्रकार से हो सकती है। बीमारियां
बीमारियां अगर हम लोग सेग्रीगेट किया जाए तो 9 प्रकार की बीमारियों को हमने देखा है, 9 अलग अलग प्रकार की, जिसमें आप मेंटल टॉर्चर होकर बीमार हो जाते हैं, ओवर एक्सेस वर्कलोड के चक्कर में बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हैं। आपकी शरीर की ये योग्यता है मान लीजिए 5 किलोमीटर चलने की और आप उससे 50 किलोमीटर चला रहे हैं तो भी बीमार होना सुनिश्चित है। आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल ट्रॉमा के चक्कर में परेशान हो जा रहे हैं। सडन एक्सीडेंट्स भी एक बीमारी का रूप ले लेती है, सेप्टिक्स वगैरह हो जाती है। लेकिन तमाम चीज़ों में जो कोविड का कारण आजकल देखा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ये कि वायरस तो खैर है ही है, लेकिन मेंटली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। और ये मेंटल टॉर्चर तब और बढ़ जाता है जब आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करने लगते हैं। आपको पता ही नहीं है कि इम्यून सिस्टम कैसे ठीक करना है। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वाले लोग, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल लेंदी बना रखे, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। दोपहर के 3 बजे उनका उठना होता है और रात के 5 बजे, मतलब भोर के 5 बजे, जिस समय हम लोग अपना आधा काम कर चुके होते हैं, उस दौरान उठना उन लोग का सोना होता है। 5 बजे वो सोते हैं और 3 बजे उठते हैं। वो कुछ पता ही नहीं है भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये तो देखिए आप। और दिन भर कम से कम 10-15 सिगरेट चाहिए, क्या कि उसकी रिक्वायरमेंट है आपको, बिना उसके आप काम नहीं चल सकता। अल्कोहल भी चाहिए आपको, बहुत सारा एक बढ़िया सा म्यूजिक चाहिए और तमाम चीजें, न जाने किस किस चीजों की लोगों को फैंटेसी होती है। ये सारी चीजें आपके इम्यूनिटी को खराब करती है। इम्यूनिटी का मतलब ये मत समझिएगा आपकी सिर्फ खून के अंदर WBC जो है वो फाइट कर रही है और आप जो है उस WBC को बढ़ा लिए और बाकी की लाइफ स्टाइल आपकी कैसी भी हुई चली जा रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि वॉक नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी आप WBC को बढ़ाने के लिए कोई दवा खा के थोड़ी परेशान कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग WBC की बात करें, देखिए WBC क्या होता है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जो खून होता है हमारे शरीर में, जो ब्लड होता है, ये बेसिकली 3 चीजों का मेल है। एक हो गई हमारी RBC सिंपल, WBC सिंपल, और प्लेटलेट्स ये भी सिंपल। अब RBC जो होती है इसका एक बहुत मेजर पैटर्न है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसका लेवल हमारे शरीर में लगभग 13 से 15 होना चाहिए, आइडियल कंडीशन है। लेकिन होता क्या है हमारे शरीर में, हम क्या करते हैं, इस 13 से 15 वाले हिस्से को कैसे परेशान कर देते हैं कि ये हमारे शरीर में कम हो जाए। मान लीजिए कि जैसे आजकल आप किसी भी महिला को देखिए, मैक्सिमम महिलाओं का मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से लगभग 80 ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनका ये 10 है, 8 है, 9 है ना। और यही हीमोग्लोबिन जब धीरे धीरे घटता चला जाता है, हीमोग्लोबिन की अभिवृद्धि और इसका घटना मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक केस देखा जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 5, फिर 6 और फिर फ्लक्चुएट करके 3 गई और 3 के बाद फिर रोगी को बचाया नहीं जा सका। 3 के बाद से ऑक्सीमीटर भी फेल कर गया और पूरी शरीर उन्होंने अपना डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम नहीं बचा सकते, और हुआ भी आधे घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन बड़ा मायने रखता है। अब हीमोग्लोबिन क्यों मायने रखता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए HB का मतलब हो गया, हीम का मतलब हो गया, ये हीम का मतलब होता है रंजक। रंजक का मतलब क्या हुआ, कलर। थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं फिर आप अच्छे से समझ पाइएगा। रंजक, कलर मतलब जो आपके हीमोग्लोबिन को लाल कर रहा है या कोई कलर दे रहा है, जैसे टमाटर को लाल करने के लिए लाइकोपीन होता है, ठीक इसी प्रकार आपके ब्लड के लिए। और ये जो GB होता है, ग्लोबिन, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। अब एक बात बताइए कि जैसे ऑक्सीजन या कोई भी गैस जब हमारा हाथ कटता हो, मान लीजिए यहाँ से खून निकल रहा हो, इसके साथ में ये जब मिलती है तो तुरंत यहाँ पे एक थक्का जम जाता है, ये धीरे धीरे खून रुक जाता है। लेकिन यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर भी तो है, तो यहाँ खून क्यों नहीं जम रहा है, इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन यहाँ पे फ्रीली नहीं घूम रही है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में घूम रही है और एक नया एलिमेंट बना के, जिसका नाम क्या रखा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये है। सारे कोविड के खेल में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप देखिए कि खून किस प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पूरे कोविड में।
आपने जो लिया, आपको क्या लगा कि आप सिर्फ अपने डब्ल्यूबीसी के आधार पे अपने आप को ठीक रख लीजिएगा? आप अपने सिर्फ इसके दोनों हिस्सों को, जो इसके दो हिस्से अभी मैं बताऊंगा आपको, उसके आधार पे अपने आप को ठीक रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको बीमारी होगी ही नहीं? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप, क्योंकि प्ले खून का ये हिस्सा भी उतना ही मायने रखता है। अगर ये हिस्सा है, मैंने आपको दो चीजें लिखी है यहाँ पे, ऑक्सीजन और इम्यूनिटी। ये ऑक्सीजन का सबसे मेजर पैटर्न जो है वो आरबीसी है, और फिर उसके बाद आती है डब्ल्यूबीसी। और हमेशा याद रखिएगा, इम्यूनिटी बाद में, सेना बाद में भेजिए। राजनीति शास्त्र भी ये सिखाता है कि आप पहले अपना साम लगाइए, फिर दाम लगाइए, फिर दंड दीजिए। आप दंड का मतलब युद्ध करने के लिए सेना भेजिए। तो साम क्या है, प्रोसेस क्या है? आपको इधर आरबीसी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए खूब सारा ऑक्सीजन रखना है। अब ये एक नई बात आ गई आपके सामने। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है, इसके पास में इसके ट्रीज हैं बहुत सारे, ये ब्रोंकियल ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा फेफड़ा है। इधर वाला थोड़ा सा छोटा मान लीजिए, क्योंकि इधर एक अपना हार्ट भी होता है जिसमें रक्ताधान चल रहा है, पूरी प्रोसेस इसको हटाइए। ये मेजर है हमारे लिए, ठीक है। ये मेजर इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रोंकियल ट्रीज होती है। अब आपने यहां से श्वास लिया, श्वास इस ट्रैकिया में आई और उसके बाद धीरे धीरे इधर ब्रोंकीज में पहुंची। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां बनाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। इसको मैं बड़ा कर दिया, ये वाला जो है, ये लास्ट का एक पॉइंट, इसको मैंने बड़ा कर दिया। ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से अंगूर के जैसा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई सैक। ये वाला हिस्सा, ये छाती, मैं आपको बता रहा हूं इस समय चेस्ट, कि ये क्या चीज है। अब ये एल्वोलाई जो है, ये बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। यहां से खून जो है, मान लीजिए जो खून आया इधर हार्ट के पास, ये इधर भेजती है यहाँ अपनी नसें। ये जो नस है ना, नर्व्स, जो आराम से जहाँ पे खून आ रहा है, जिसको हम आर्टरीज और वेन में बताते हैं, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे आता है। अब जिस भी खून में ऑक्सीजन नहीं है, यानी CO2 है, वो खून यहां आएगा। अब उसको पार तो कर नहीं जाएगा इस दरवाजे को, क्योंकि आपको पता है कि कोशिका का एक गुण होता है, वो अपने आप में सेमी परमेबल होती है, वो बहुत अर्ध पारगम्यता का गुण होती है, जैसे किशमिश होती है। पानी, अगर आप उस किशमिश को पानी में डुबो दीजिए तो वो पानी को एब्जॉर्व तो कर लेगी, लेकिन बिना फटे वो पानी बाहर नहीं निकाल सकते आप। ऐसे ही हमारे कोशिकाओं के अंदर होता है, खून यहाँ आके रुकता है। अब इसको वापस होना है, बहुत जल्दी वापस होना है, लेकिन इस दौरान, और यहाँ पे हमने गैसेस भर रखी हैं। आपको पता ही है कि भाई पर्यावरण में तो बहुत सारी गैसेस हैं। आप खुद ही जानते हो कि लगभग कितना हो, 71-73% कुछ होता है नाइट्रोजन होता है, ऐसे ही 12-16% ऑक्सीजन होती है, और ऐसे तमाम गैसेस है। इधर धुआं वगैरह भी निकल ही रहा है, आपको पता ही है, शहर में, तो वो सब हमने इनहेल कर लिया, ये इधर आया। अब परासरणी दाब के प्रोसेस के आधार पे, जो केमिस्ट्री का एक विषय है जिसमें ये बात होती है कि परासरणी दाब है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहां से CO2 पार कर जाती है और ऑक्सीजन इधर एंटर कर जाता है। इसमें समझिए आप, जैसे ये है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है, आपने एक और चीज देखी होगी, आरबीसीज जो है वो आल्पेनलिबे टॉफी की जैसे होती है। आपने एक टॉफी खाई होगी आल्पेनलिबे, उसके जैसी होती है। क्यों? उसमें बीच में थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा दबा हुआ होता है, ताकि वो गैस एक्सचेंज में बहुत इजीली हेल्प करे। ये आरबीसी यहाँ से जाती है और यहाँ से धीरे धीरे वो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो पूरा पूरा कार्यक्रम हो जाता है। अब आप एक चीज देखिए, एक बड़ी गजब बात ये है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शरीर में ऑक्सीजन कम कैसे हो जाता है। भाई मान लीजिए आप पहले से सिगरेट पीते आ रहे हैं, ये आपका पूरा ये जो ट्रैकिया है और ये ब्रोंकियल ट्यूब्स है, ये पूरा पेड़ जो है, ये टॉर, इतना टॉर जो आपकी जिंदगी ले सकता है, आपने देखा होगा सीरियल्स में तो या मूवीज में, तो वो टॉर भरा पड़ा है। अब ऑक्सीजन किधर जाएगा? पहले तो कमी यही हो गई। चलिए मान लिया कि आपने सिगरेट कभी जिंदगी में नहीं पिया है, उसके बावजूद भी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि खून, अब मान लीजिए मेरे को चाहिए आरबीसी मेरे को, क्योंकि ये ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए जिम्मेदार एलिमेंट आपका आरबीसी है। तो आरबीसी को आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब मान लीजिए कितने कारण मैं आपको गिना सकता हूं। मान लीजिए खून ही कम हो, है ना, मान लीजिए खून ही अशुद्ध ज्यादा हो, CO2 ज्यादा बनना हो, इधर आपकी शरीर थक ज्यादा रही हो, ठीक है,
लैक्टिक एसिड बन रहा हो, फॉर्मेट हो रहा आपके शरीर में, हाँ, आप मेंटली जो है इतने प्रिपेयर नहीं है कि उसके अंदर ब्लड के अंदर एंजाइम हार्मोन्स ज़्यादा हो, इसके अलावा ब्लड के अंदर दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि ये सब तो ब्लड ही लेके चलता है भाई, हार्मोन्स भी ब्लड ही लेके चल रहा है, दवाइयाँ भी ब्लड ही लेके चल रहा है, सब कुछ तो ब्लड लेके चल रहा है अकेला बेचारा। अब ये सब भरा पड़ा हो और ऐसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बन जाए, और हीमोग्लोबिन आपका खुद का 10 है, 8 है। अब आप जिस समय आप ठीक थे उस समय आपने कभी ध्यान नहीं दिया हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का, कभी आपने ये नहीं सोचा कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, कभी आपने टेस्ट ही नहीं कराया। और आज जब कोरोना हो गया, आपको कोविड हो गया, तो आप परेशान हो जा रहे हैं कि नहीं मैं तो बड़ा ठीक था यार, कभी मैंने बीमार, मेरे को बुखार तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप शरीर के लिए हमेशा सोचते रहिए, देखिए कि किस प्रकार अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यहाँ पे जो आरबीसीज है वो क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और फिर धीरे 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 आपके वो शरीर में पहुंचता है, और वहां पे कोशिकाओं को आवश्यकता। अब भाई ऑक्सीजन की जरूरत क्या है हमारे शरीर में, सबसे पहली चीज तो ये, ऑक्सीजन क्या करती है कि जो कोशिकाएं हैं हमारी, जो सेल्स हैं, उसमें प्रवेश करती है हर एक कोशिका में। उधर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्रिया करती है, और ये एनर्जी बूस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 90% जो है हमारे शरीर की एनर्जी ऑक्सीजन के कारण ही आती है। वही एंजाइम, प्रोटीन और तमाम चीजों को पचाती है, जिससे बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो आराम से काम कर रहे हैं। जिस समय ऑक्सीजन नहीं है आपके शरीर में, उस दौरान, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो 90% यदि ऊर्जा के लिए ये जरूरी स्रोत है, तो हमें इस पे बड़ा फोकस करना है। मतलब एक चीज तो आपने ये जान ली कि हमारे शरीर का आरबीसी और हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, और आपको पता है कि प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इन सब में अगेन एक चीज आ गई, वो हेल्प है। वो क्या है, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो है वो आपके लिए बड़ा हेल्प करता है। इसके अलावा डाइट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। डाइट यानी आपको हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है, आपके ब्लड में कितनी आरबीसीज की कणिकाएं कितनी हो, ताकि आप आराम से अपने शरीर के साथ निर्वहन करा सके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आरबीसीज में जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इन सब के लिए यानी ऑक्सीजन लेवल का डायरेक्ट संपर्क है डाइट से और आयुर्वेदा से। अब आयुर्वेदिक रेमेडीज मैं बताऊंगा। आयुर्वेद का मतलब कोई दवाइयाँ नहीं, आयुर्वेद का मतलब कि जो वृक्ष है, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनके विषय में आप नहीं जानते होंगे, आयुर्वेद जानता है। कुछ ऐसी घास वगैरह होंगी जिसके विषय में आप नहीं जानते, आयुर्वेद जानता है। इसलिए मैंने आयुर्वेदिक रेमेडीज का नाम यहाँ पे लिख दिया है। यानी ऑक्सीजन लेवल का सीधा सीधा लेना देना है किससे, डाइट से, आयुर्वेदा से। अब ऑक्सीजन लेवल के अगले हिस्से पे चलते हैं कि आप अपने इसी चेस्ट के अंदर ऑक्सीजन को, या एल्वोलाई सैक के अंदर, या ब्लड के अंदर, या आरबीसीज के अंदर किस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके इंक्रीजिंग के लिए मैंने आपको बताया सर्वाधिक जो जरूरी चीज है वो है एक्सरसाइज। जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, जब आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस आपके शरीर के अंदर एकाएक वृद्धि तो नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी योग्यता ऐसी बना देता है जिसके कारण से आप अपने आप को हाई ब्लड प्रेशर के दौरान भी सर्वाइवल में आपके लिए दिक्कत नहीं होती है। और कोई भी ऐसी अवस्था, जिस अवस्था के दौरान यदि आपको लगता है कि आपको और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बॉडी उसको इंटेक कर सकती है, ले सकती है, क्योंकि आपने अपने लेवल को वहां तक पहुंचा रखा है। जैसे मान लीजिए जो मैराथन दौड़ने वाले जो लोग होते हैं वो कितना दौड़ लेते हैं, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ लोग 100 किलोमीटर भी दौड़ लेते हैं। हम लोगों से तो 100 मीटर भी नहीं दौड़ा जाता। क्यों? मान लीजिए जो जिम वाले लोग होते हैं वो 100 किलो वजन उठा लेते हैं, हम लोगों से 5 किलो वजन भी उठाए तो हमें लगता है कि भारी है ना। या 50 किलो वजन तो खैर भूल जाइए कि नहीं उठेगा, मान लीजिए 70 किलो उठा ले, नहीं उठेगा। लेकिन ऐसे ही अब ये जो जिम वाला व्यक्ति है, ये ऐसा तो है नहीं कि इसने इसको ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे रखा हो कि नहीं तुम ही उठा सकते हो और कोई नहीं उठा सकता, ऐसा तो नहीं। उसने अभ्यास किया, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ये बात आपको बाखूबी पता है कि आप यदि अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को 100 किलोमीटर दौड़ा भी सकते हैं और 100 किलो का वजन उठवा भी सकते हैं। अब जो 100 किलोमीटर मैराथन दौड़ता है वो 100 मीटर अपने पूरे स्ट्रेंथ से नहीं दौड़ सकता। जितनी पावर है 100 मीटर का एक, जैसे उसैन बोल्ट को कोई मैराथन रनर कभी नहीं हरा सकता, लेकिन उसैन बोल्ट मैराथन कभी नहीं दौड़ सकते। अभ्यास बहुत जरूरी चीज है। ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज का अपना रोल है। अब कैसे रोल है मैं आपको वो भी सुनिश्चित कराता हूं। मान लीजिए कार्डियोवास्कुलर में सूर्य नमस्कार की 12 पॉसेज हम करना शुरू करते हैं। पहले ही जो पहला वाला जो राउंड होगा सूर्य नमस्कार का, वो आपकी श्वास की आवश्यकता को बढ़ा देगा। दूसरे राउंड में आप महसूस करेंगे कि श्वास और तेज हो गई। तीसरे राउंड में धीरे धीरे आपकी सांस अब बढ़ती चली जा रही है। और ये किस पे इंपैक्ट दे रही है? ये मान के चलिए जो आपका हार्ट है, जो हार्ट है उसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है सीधा। इधर
चार हिस्से हैं, इधर से आया, इधर आया, फिर खून पूरे शरीर में, फिर इधर इधर इधर, मतलब पूरे आपके हाथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रक्त जो है उसके अंदर सांद्रता भी आपको पता ही है, एचडीएल और एलडीएल के कारण होती है, मतलब कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बड़ा मायने रखता है कि रक्त कितना गाढ़ा है और रक्त कितना पतला है। यदि रक्त गाढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तेजी से नहीं चल पाएगा और फिर वो परेशान, आपको लगा कि आपकी सांस फूल रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मान लीजिए आपसे 50 सीढ़ियां चढ़ने को बोल दिया जाए तो आप देखते हैं कि आपका हार्ट रेट बहुत इंप्रूव हो जाता है। उस दौरान आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बड़ा मायने है, बहुत उपयोग है। यानी एक बात याद रखिए कि ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए रक्त का पतला होना भी बहुत मायने रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी होना बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये एलडीएल और एचडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब एक शब्द आपको और मिला यहां पे, वो है क्या? लाइपोप्रोटीन। ये तो गुड वाला है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको तो हटाइए। ये यही परेशान करता है। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी का मतलब हो गया जिसका घनत्व तो कम हो, लाइपोप्रोटीन। अब आपने देखा ना आरबीसीज में आपको एक ग्लोबिन मिला था, इधर लाइपो मिल गया। ऐसे ही पूरे शरीर में आप एक बात याद रखिएगा कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यही 3-4 चीजें घूम घूम के मिलती रहेंगी। और प्रोटीन तो हर जगह, इनफैक्ट ये बाल जो है ना ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। ये बात याद रखिए कि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, डाइटरी का। हमेशा याद रखिएगा अगर आप ऑक्सीजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए कि आप इन सारी चीजों से हमेशा लड़ रहे हो, यानी फिट रखें अपने आप को। और यदि ये बढ़ भी चुका है, इसके बढ़ने का, अब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का बहुत सारा कारण हो जाता है। आप तनाव में रहते हैं, बार बार आपको टेंशन हो जाती है, या फिर आप बहुत सारा तेल खाते हैं, बहुत सारा ऑयली भोजन पदार्थ खाते हैं, आप पहले जो है आपने कभी एक्सरसाइजेस नहीं की, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, भाग दौड़, इन सब पे फोकस किया, आपने बहुत सारी जॉब की, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बिजनेस किया, इन सारे चीजों के कारण से एलडीएल का बढ़ना सुनिश्चित है। अगर आप प्रॉपर स्लीप भी नहीं लेते हैं तो भी ये सब परेशान हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हिस्सा जो है ना मैंने 3 हिस्सों में जो बांटा है, ऑक्सीजन, इम्यूनिटी और पॉजिटिविटी, इसके लिए एक्सरसाइज, डाइट और आयुर्वेदा, ये याद रखिएगा। ये तीनों चीजें परेशान हो जाएंगी। और फिर एक बात बताइए, आपके घर में दरवाजा ना हो, ताला ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चोर बड़े आराम से चोरी कर सकता है। ये वायरस एक चोरी तो है जो आपके शरीर को देखा कि ना तो आपके अंदर ऑक्सीजन है, ना इम्यूनिटी है, ना सकारात्मकता है, ना तो आप एक्सरसाइज करते हैं, ना तो आपका हार्ट ठीक है, ना तो आयुर्वेदा, तो आओ प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश जो, अब मान लीजिए कोई जो ये सब कुछ फॉलो करता है उसको भी हो गया, क्योंकि वायरस तो उसको तो शरीर में बस प्रवेश करना है किसी भी तरीके से। ये नाक से और मुंह से जाने की संभावना इसकी ज्यादा, आंखों से भी लोग आजकल मैं देख रहा हूं। अब कल एक जगह में गया जहां पे लोग चश्मा लगाए हुए थे, बहुत सारा, बिल्कुल उसको ढक ही रखा था अपने शरीर को, कुछ नहीं दिख रहा था, पूरे शरीर का हिस्सा। मैंने सोचा कि आखिर ये चश्मे का क्या यूज है। अब देखिए कोविड होता जरूर है, क्या कहते हैं वो तो, एक आपको पता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके छाती के अंदर वो संक्रमण जाने की संभावना है, लेकिन अब आंखों से तो कुछ प्रवेश नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा मेरा पूरा विश्वास भी है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये कहती है कि अब कान से वायरस प्रवेश करे, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। लेकिन फिर भी ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पता नहीं वायरस का स्वरूप क्या है, किस प्रकार का है, बहुत सारी रिसर्चेज इसमें हो ही रही हैं, तो लोग कुछ और बताएं और लंबे समय बाद बताएं तो उसकी क्या गारंटी है। इससे बेटर है कि हम ध्यान रखें उसका। अब एक बात बताइए कि अगर आपके शरीर के अंदर खून गाढ़ा है, अच्छा खून के अंदर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें मान लीजिए बेसोफिल्स चाहिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसकी आवश्यकता हमें है। अब यही नहीं है, हमें इस्नोफिल्स की मात्रा चाहिए कि हाँ ठीक है 0.1 चाहिए या 0.2 चाहिए, इस्नोफिल्स होना चाहिए, है ना, तो ये नहीं है। तमाम चीज़ें हैं खून के अंदर, वो सारी चीज़ें पूरे सीबीसी को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये सब यदि ठीक नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल आप कैसे बढ़ा लीजिएगा। एक चीज़, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ये सब तमाम चीज़ें जो क्या कहते हैं खून के अंदर उपस्थित होती है, पूरा सीबीसी जो है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइजेज जो है उससे काम कराती हैं, लगातार खून दौड़ता है। जहाँ खून आलस्य से दौड़ रहा था, आप मान लीजिए दिन भर बेड पे सो रहे हैं, आपकी जिम में कोई काम नहीं है, तो खून बड़े प्रेम से अपना काम करता है। आपको पता ही है कि आप अपने आप को योग्य नहीं बना पा रहे हैं उतना, जिसके कारण से खून खुद को यूटिलाइज करे, लिहाजा आप परेशान हो जाइएगा ही। और एक्सरसाइज जो है वो आपको उस परेशानी से बाहर निकालती है। अब एक्सरसाइजेज में क्या
एक्सरसाइजेज में कई तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गई, जिम हो गई, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, कूदना, खेलना, ये सब हो गया। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज से हम ठीक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसी एक्सरसाइजेज आपको इसलिए ठीक नहीं कर सकती हैं क्योंकि जिमिंग जो है वो मसल्स पे काम करती है, आपको ये बाखूबी पता है। और जो कूदना भागना हो गया वो किसी विशेष अंग पे ही काम करती है। योगा इसलिए क्योंकि योग की जो शिक्षा है वो आपके पूरे शरीर पे इंपैक्ट दे देती है। सबसे पहले कहाँ काम करती है? वो आपके मेंटल एबिलिटी पे काम करती है, उसके बाद फिजिकल, इसके बाद स्पिरिचुअल। ये तीन चीजें जो है बहुत मायने रखती है, ये याद रखिए। मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, यानी मस्तिष्कीय परिविधा में, फिजिकल परिविधा में और आध्यात्मिक परिविधा में। यदि आप आध्यात्मिक रूप से बहुत पावरफुल हैं तो आपको दुनिया की कोई परेशानी कभी परेशान नहीं कर सकती। आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिएगा। फिजिकल एबिलिटी जो है वो आपको हमेशा इस कदर पावरफुल रखेगी कि आपके मेंटल एबिलिटी पे कोई भी डिसग्रेस नहीं आएगा, हमेशा आप पॉजिटिव बने रहिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब योग के भी बहुत सारे आयाम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, ये सारी चीजें करके आप अपने आप को फुलफिल कर सकते हैं। अब आसनों की अगर हम बात करें तो कोविड के दौरान कौन कौन से आसन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये याद रखिएगा कि कोविड के दौरान या कोविड से प्री कोविड या पोस्ट कोविड, इन तीन कंडीशंस में हमारे पास क्या क्या आसन है। देखिए, प्री कोविड में तो आपको पता ही है कि कुछ नहीं हुआ है, कोरोना हुआ ही नहीं है आपको, तो आप जितना चाहे उतना एक्सरसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फिट हैं तो आप किसी अच्छे योग्य अध्यापक से, ये बात हमेशा याद रखिए, योग्य अध्यापक से आप अपनी ट्रेनिंग करा सकते हैं और अपने आप को आप ट्रेन कर सकते हैं या खुद भी ट्रेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ड्यूरिंग कोविड में इसलिए देखिए, जब वायरस इंपैक्ट डालता है तो सबसे पहले क्या होती है, हड्डियों में जकड़न तोड़, हड्डियां ऐसी लगती है कि जैसे बहुत टूट रही हो। ये बहुत बेकार अवस्था होती है। आप यकीन मानिए, ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिसको लगता है कि मतलब उसको आर्थराइटिस हो गया क्या, इस प्रकार का पेन देखने को मिलता है। और सर्वाधिक कमर में मिलेगा आपको, इधर हाथ में, एल्बोज में, और ये जो रिस्ट है इसमें आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है अगर वायरस इंपैक्ट करे तो, और शरीर को बहुत प्रभावी कर देता है। वायरस को अपना पूरा खेल दिखाने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है सिर्फ। दूसरे तीसरे दिन के बाद से आपकी शरीर एकाएक जो है फाइट करना शुरू कर देगी और आपको सबसे पहले होगा बुखार। बुखार के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत। कोविड में जीभ पे स्वाद इसलिए नहीं आता क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत उत्तरदायी है, और यदि ये इम्यूनिटी परेशान हो गई तो जीभ का भी उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। इनफैक्ट जो टॉन्सिल हमारे गले के अंदर लटक रही है ये भी परेशान हो जाती है, और आप जीभ, आपका जो है, आपकी जो जीभ है वो रिस्पॉन्ड करना बंद करेगी, आपको लगेगा स्वाद नहीं आ रहा है, फिर छाती में संक्रमण होने लग जाता है, और कोविड धीरे धीरे आपके पूरे, जो मैंने पहले एल्वोलाई बनाया था, उस एल्वोलाई तक अपने आप को अभिवृद्ध कर लेती है, और अंत अवस्था जाते आते तक रोगी की मृत्यु संभावित है। लेकिन वो बहुत बाद की अवस्था है। कोविड इतना भी खतरनाक नहीं है कि आपके लिए आप जो है अगर अपने आप को बड़ा संतुलित रखते हैं तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित करा दे, इतनी पावरफुल वो नहीं है। और वो भी भारत जैसी अवस्था में जहां आयुर्वेद के इतने प्रकांड विद्वान पैदा हुए हैं, जहां योग के इतने प्रकांड विद्वान पैदा हुए हैं। चरक, सुश्रुत, जिस जमाने में दुनिया बहुत पीछे थी उस जमाने में चरक ने आंख का ऑपरेशन कर दिया था, पूरी की पूरी आंख निकाल के, और उसको निकाल के दूसरी की आंख लगा दी थी, बिल्ली की आंख लगा दी मनुष्य के अंदर, और ये सेटिंग आज तक नहीं हो पाई है। ये आप चरक संहिताओं में आपको देखने को मिलेगा, सुश्रुत संहिताओं में देखने को मिलेगा आपको। तो आयुर्वेद में तो बहुत पावर रही है, तो हम लोग इतने परेशान क्यों हो जा रहे हैं? तो हमें अगर ये देखा जाए तो प्री कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड के दौरान किए जाने वाले आसन, सबसे पहला आसन, सबसे पहले सामान्य अवस्था में बैठ जाइए, अपने मंत्र जपम दृढ़ विश्वासा वाली व्यवस्था लाइए, मनानाथ त्रायत इति मंत्र, ये अवस्था लेके आइए। जब आप मंत्र जप कर लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल जो ये सूक्ष्म एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइज जो है सूक्ष्म व्यायाम, इन व्यायाम को आप कर सकते हैं। इन व्यायाम के आधार पे धीरे धीरे आप अपने आप को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि शरीर तो पहले भी आपकी बुखार के कारण से गर्म हुई है, लेकिन ये जो है एक आपके लिए आपके शरीर को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। फिर गर्दन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर गर्दन साइड्स कर सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, ये आपके सर्वाइकल्स वाले हिस्से में बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। और फिर आप धीरे धीरे अपने शरीर को योग्य बना लिए जहां पे आपकी शरीर परफॉर्म करने के लिए रेडी है।
पहला आसन जो आप करेंगे वो है ताड़ासन। दूसरा आसन आपका ताड़ासन ऐसे करते हैं, तिर्यक ताड़ासन साइड्स में मुड़ के कर सकते हैं, आप साइड में एक दिशा में मुड़ जाइए। कटी चक्रासन आप हाथ सामने से करके पीछे कर सकते हैं। एक आसन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एक वैरियर पोस्चर। आप वैरियर पोस्चर यानी वीर आसन को जरूर देखिएगा। वीर आसन क्या है कि छाती को एक्सटेंड कराता है। आप चाहे तो आकर्ण धनुर वाली पोस्चर्स भी ले सकते हैं। आकर्ण धनुरासन जो है आप बैठ के भी आकर्ण धनुरासन कर सकते हैं। आप फिर कोबरा पोस्चर यानी भुजंगासन भी जरूर कीजिए। भुजंगासन भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसके बाद धीरे धीरे जो भी चेस्ट एक्सपेंशन के आसन हैं यानी छाती विस्तारित करने वाले जितने भी आसन हैं वो सब आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा के रख देंगे और ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी छाती जितना एक्सटेंड की रहेगी, पहले से भी अगर की है तो फॉर एंड बेटर है, और यदि अभी भी कर रही है तो कोविड के संक्रमण के लिए आपके पास कम से कम एक स्पेस बचा हुआ है और उससे पहले ही आप कोविड के वायरस को फिनिश कर दीजिएगा अपने शरीर से। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके बाद प्राणायाम जो है वो भी बड़ा मायने रखता है। अनुलोम विलोम इसलिए जरूरी है कि आपकी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं वो है अनुलोम विलोम का, अनुलोम विलोम। इसके बाद दूसरा है कपाल भाती भी हम लोग किया कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पावर ना हो, लेकिन भस्त्रिका जरूर कीजिए। भस्त्रिका जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके इस पूरे क्या कहते हैं कोविड और प्री कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान। भस्त्रिका कैसे करते हैं? खूब गहरी सांस लेके जल्दी जल्दी छोड़ना है, जल्दी जल्दी लेना है, इस तरीके की प्रोसेस होती है भस्त्रिका। ये आपके श्वास प्रश्वास की गति को इंप्रूव कर देती है। इसके अलावा आप चाहे तो सूर्य बेदी चंद्र बेदी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। फिर कुछ हमें बंध लगाना है आसन प्राणायाम के बाद। बंध में क्या क्या होता है? अब बंध कैसे लगता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। ये तीनों बंध आप लगाइए। मैं कहता हूँ कि महाबंध लगा लीजिए, और आप चाहें तो उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये तीनों बंध जो है ये प्राण ऊर्जा के साथ में डील करता है। ये भी बड़ा लाभकारी होगा अगर आप बंध लगाते हैं तो। मुद्राएं भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो प्राण वायु मुद्रा होती है, प्राण वायु मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है अगर मुद्रा विज्ञान को देखा जाए तो। फिर आप सूर्य किरण चिकित्सा जरूर लीजिए। ये याद रखिए कि सूर्य का प्रकाश बहुत सारे रोगों को खत्म कर देता है, तो सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। हमेशा याद रखिए कि आपके आसपास में जरूर कोई ऐसा पेड़ हो, या नहीं है तो आप उस पेड़ के पास जाइए जिस पेड़ से ऑक्सीजन निकलने की ज्यादा अवस्था होती है, जिसमें आपके पास एक नीम का पेड़ हो सकता है, फिर पीपल का पेड़ हो सकता है, फिर बरगद का पेड़ हो सकता है। तो इन पेड़ों से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलती है। ये 80%, ये पूरा 100% देता है। ये पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, याद रखिएगा। और बरगद का पेड़ ये भी ठीक ठाक देता है, 70 से लेकर 90% तक ऑक्सीजन देता है। तो इन तीनों पेड़ों के पास आपको रहना आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपके पास ये पेड़ है तो मान लीजिए कि वरदान है जो आपके लिए इस समय भगवान ने ये तीनों पेड़ आपके पास में उपस्थित कराया हुआ है। और भगवान के आप यदि अपने लिए पेड़ लगाए होते तो हो सकता है ऑक्सीजन लेवल आपका कभी कम ना होता। और याद रखिए वातावरण में, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कमी आपकी छाती के अंदर है, और छाती के अंदर भी कोई कमी नहीं है। असल में आपके पास स्पेस ही नहीं है। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा घर है, इस घर में आपने यहाँ पे आपने एक अपना कमरा बना लिया, यहाँ कमरा बना लिया, यहाँ भी कमरा बना लिया, इसे भी कमरा बना लिया, तो कार कहाँ खड़ी कीजिएगा? कार को तो आपको बाहर ही खड़ी करना पड़ेगा ना। ऐसा ही आपने छाती के साथ कर रखा है। आप क्या है कि थोड़ा सा तो टेंशन में है, दूसरा बाकी का सिगरेट पी रखा है आपने, फिर आप पॉल्यूटेड शहर में रह रहे हैं, तो इस चक्कर में छाती में कुछ बचा ही नहीं। सारा जो है वो सिस्टम आपने बेकार कर रखा है। तो इस बेकार सिस्टम के कारण आप अपनी कार को यानी ऑक्सीजन को कहां पहुंचाइएगा? और आप बोलेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके दे दो। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर भी 2 घंटे आपके अंदर थोड़ी वो ढकेल के घुस जाएगा। ये इन चीजों को तो साफ करो कम से कम। इन चीजों को साफ करने का आप तरीका मैं आपको बताता हूं, बड़ा गजब है। इन चीजों को कैसे आप ठीक रख सकते हैं ये भी समझिए। इन चीजों को ठीक रखने के लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, वो है स्टीम। यदि आप हमेशा स्टीम लेते रह रहे हैं कोविड के दौरान, यानी एक दिन में कम से कम 3 बार। कुछ लोग कह रहे थे मेरे को, मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि सर हो सकता है कि चेस्ट में पानी भर जाए। ऐसा कुछ नहीं है, चेस्ट में पानी इतनी जल्दी भी नहीं भर जाता। चेस्ट को मजाक मत लीजिए, शरीर को भी मजाक मत मानिए। आप 2 से 3 बार आप स्टीम ले सकते हैं। वो स्टीम कैसे होता है? अब मान लीजिए एक भगोना है, एक भगोने के अंदर आपने पानी को डाल दिया। पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक, और उसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 10 गोलियां, 10 पीसेस जो है वो कपूर, जिसको हम कैम्फोर बोलते हैं,
ये भी डाल दीजिए। कपूर की एक खासियत होती है, पूरे पृथ्वी पर मुझे लगता है 2 ही 3 पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातन के गुण को फॉलो करते हैं। ऊर्ध्वपातन, ये गुण क्या होता है? ये गुण होता है कि सीधे ठोस से गैस में बदलने का गुण, मतलब विदाउट लिक्विड हुए। जैसे मान लीजिए ये ठोस है मेरा मार्कर, अगर मैं इसको जलाऊंगा तो ये पहले पिघलेगा, पहले ये द्रव बनेगा, लिक्विड बनेगा, उसके बाद ये फिर और जलाऊंगा तो हो सकता है गैस बन के उड़ जाए। लेकिन अगर आप कपूर को जलाएगा तो सीधे ठोस से सीधा गैस बन जाएगा। ये खासियत होती है। तो यानी ये है कि जब अब यदि आप इसको गर्म कर रहे हैं किसी बर्नर पे और ये धीरे धीरे वाष्प निकलने लगी और आप इसको अपने आप को किसी कंबल से ढक के और गहरी सांस ले रहे हैं, फिर मुंह से छोड़ रहे हैं, फिर गहरी सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, तो ये कपूर पहुंच गया किधर? छाती के अंदर। अब छाती के अंदर जाएगा ये तो ऐसा काम करेगा कि वो जो आपने घर बना रखा था ना कमरा, एक ये लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम, कार खड़ी करने की जगह नहीं थी, ये सब काट पीट के ठीक करना शुरू कर देगा, स्पेस बढ़ा देगा आपके अंदर। कपूर की खासियत ये होती है। और हल्दी के साथ में कपूर अपना डबल रोल दिखाएगा, डबल काम करेगा, क्योंकि हल्दी का ऐसा ऐसा गुण आयुर्वेद में बताया गया है जिसकी मैं व्याख्या करूँ तो 5 दिन कम है। हल्दी अपने आप में एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक, और बहुत गुण होता है इसका, बहुत खासियत है इसकी। तो आप ये याद रखिए, स्टीम आपके लिए रामबाण इलाज है और ये आपके छाती का सैनिटाइजर है, हमेशा याद रखिएगा। यदि आपने स्टीम नहीं लिया तो आप अपने कोविड से लड़ने के लिए 28 दिन तो मान ही लीजिए, 14 दिन क्या, 14 दिन भी क्यों लिया जाता है? 14 दिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि WBC जो होती हैं वो 14 दिन के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए 14 दिन हम मान के चलते हैं कि 14 दिन आइडियल कंडीशन है। आप अपने आप को रखिए घर के अंदर, 14 दिन ही लाइफ स्पैन होता है एक बारी के WBC का। और ऐसा भी नहीं कि 14 एक कंपनी आई, एक बटालियन आई WBC की, वो मर गई तो दूसरी बटालियन आई, फिर दूसरी बटालियन आई तो तीसरी, ऐसा नहीं है। वो वन बाय वन खत्म होती रहती है और फिर नई जन्म भी लेती रहती है। कहां जन्म लेती है? वो है थाइज में, बोन मैरो। थाइज में एक हड्डी होती है अपनी जांग की जो होती है यहाँ पे, इसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्या? फीमर। फीमर के अंदर बोन मैरो होती है। और बोन मैरो, जैसे अब मैं यहां लिखूं तो फीमर, ठीक है, इसके अंदर बोन मैरो, फीमर और फीमर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, फीमर और फिर बोन मैरो। बोन मैरो इसके अंदर जन्म लेती है WBC भी और RBC भी। अब ये बोन मैरो कैसे जन्म लेती है? अगेन आ गया आपके थॉट पे। ये बोन मैरो जो है वो आपके इस हिस्से से बड़ा मायने, बहुत मायने रख जाएगा। और बोन मैरो का जो हिस्सा है वो इस पे भी बड़ा मायने रख जाएगा। बोन मैरो का जो हिस्सा है वो इधर कहाँ गया? एक्सरसाइज, इस पे भी मायने रख जाएगी और इस पे तो मायने रखेगी। यानी आप जो खाएंगे वही तो पैदा होगा आपके शरीर में, और जो पैदा होगा वही तो WBC और RBC को पैदा करेगा। यानी आपने यदि एक्सरसाइज नहीं किया, आपने यदि डाइट ठीक से फॉलो नहीं किया, आप कुछ भी खाए जा रहे हैं तो आपकी बोन मैरो प्रभावी होगी। ये इसका जन्म होना, इसका निर्धारण होना आपके शरीर में घातक हो जाएगा। लिहाजा WBC भी बेकार ही पैदा होगी, और बेकार पैदा होगी तो क्या लड़ेगी, है ना? हमारी सेना अच्छी हो उसके लिए बोन मैरो अच्छी हो, और बोन मैरो अच्छी हो उसके लिए पॉजिटिविटी, एक्सरसाइज, डाइट और आयुर्वेदा, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके शरीर में अल्टीमेट चीज वो है आपकी मेंटल एबिलिटी और आपकी डाइट एबिलिटी, यानी आपका खान पान। अब WBC 14 दिन के अंदर फाइट करने के लिए रेडी हो गई, और इस फाइट के दौरान आपने क्या किया? उसको एक और पावरफुल चीज भेज दी। भाई आपकी सेना लड़ने को तैयार है, आपने बाहर से एक उसको मिसाइल भेज दी है कि ये मिसाइल लो, इससे फाइट करो। और वो मिसाइल क्या है? वो है आपका स्टीम। स्टीम के साथ में बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। इसके अलावा आप गले में खराश होती है, क्यों? क्योंकि इधर इम्यूनिटी सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स जो होती हैं वो गले में सर्वाधिक होती हैं, तो आप इधर बीटाडीन से गलाला कर सकते हैं। बीटाडीन एक आपको पता है कि वो जब कहीं सेप्टिक हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए आता है, तो आप साफ पानी में गलाला कर सकते हैं। एक आधा बूंद बीटाडीन अंदर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम विटामिन C तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज डाइट में मैंने आपको बताया कि विटामिन C जो होता है ये, और जिंक, ये 2 ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर के अंदर होने वाले बाकी चीजों को ठीक कर देगा। यानी छाती से लड़ने के लिए WBC को कहीं और दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हमारी पूरी सेना शरीर के अन्य हिस्सों में परेशान नहीं होगी, वो छाती में डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी। भाई आपको रोग हुआ है, आपकी सेना लड़ने को जा रही है और आप उसको नकारात्मक कर रहे हो, अरे हम हार जाएंगे, अरे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अरे ऐसे हो रहा है, अरे वैसे हो रहा है, ये भी आपको परेशान करके रख देगा। इसलिए ये बात याद रखिए कि आपकी सेना लड़ रही है तो उसको माइंड से जरूर सपोर्ट कीजिए, और वो सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या है? वो है आपकी पॉजिटिविटी और फिर आपका आहार, विटामिन C, जिंक। और ये फिर आयुर्वेद में बात करें कि आयुर्वेद में क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा, डाइट में एक आध चीज और मैं आपको बताऊं, पालक एक अच्छा
नाम है। पालक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर शरीर में आयरन है तो आपके आपके खून के लिए पावर की बात है। शरीर में आयरन हमेशा बना के रखिए। आयरन की गोलियां नहीं ले सकते, लेकिन हम नेचुरल आयरन जरूर ले सकते हैं। पालक एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो ब्रोकली जो शब्द एक गोभी के परिवार की एक सब्जी होती है, ब्रोकली, ये भी बड़ा लाभकारी होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि कोविड पेशेंट्स के खान पान को क्या करें, ये हम किसी अन्य समय में बात करेंगे कि कोविड पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और ड्यूरिंग कोविड आपका क्या पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये जानिए कि आपके अंदर विटामिन सी जैसे तत्व यानी नींबू का रस जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने सिट्रस फ्रूट हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट ये आपके शरीर में जरूर हो, जिसमें अनानास हो सकता है, जिसमें मौसमी हो सकती है, जिसमें संतरा हो सकता है, जिसमें नींबू पानी हो सकता है। ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत लाभकारी, बहुत यूजफुल होने वाली है। आप यदि डाइट की बात करें तो मैंने आपको योगा बताया, मैंने आपको आसन बताया, कुछ प्राणायाम भी बताया, मेडिटेशन मैंने आपको बताया कि आप जितना मेडिटेट करेंगे, खुद को अपने अंदर धारणा बनाएंगे पॉजिटिविटी, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर डाइट की बात कर रहे हैं तो डाइट में सिट्रस फूड वाली चीजें और आयरन वाली चीजें, और इसके अलावा जो हमारे अंदर जैसे सैजन की सब्जी जो होती है, सैजन एक सब्जी होती है, वो आप ले सकते हैं। और जो भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो आपकी सीजनल सब्जियां हैं वो भी हेल्पफुल होती हैं। मोटा अनाज भी ज़रूर खाइए। मोटा अनाज में क्या हो सकता है, दलिया, ठीक है, मोटा अनाज यदि आप खाते हैं तो वो भी आपके शरीर को बहुत पावर देता है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के दौरान जो सर्वाधिक चीज़ परेशान होती है, एक तो आपकी हड्डियां हड्डियां टूटने लग जाती हैं, फटने मतलब टूटने इन द सेंस की हड्डियों में एक अकड़न आती है, एक दर्द आती है। ऐसे नहीं टूट जाती है, ब्रेक डाउन नहीं होती, लेकिन एक दर्द आता है। वो दर्द झेल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। शरीर में एनर्जी नहीं रह जाती है, आप बात करने तक की योग्यता आपके अंदर नहीं रह जाएगी, आप खड़े नहीं हो पाइएगा, है ना। पानी का ग्लास उठाना भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन आपको महसूस होगा। तो इसके लिए मोटा अनाज बहुत बढ़िया इलाज है। और जिंक जिंक की गोली जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में देखिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपके कोविड्स के लिए बहुत उत्तरदायी हैं। इसके अलावा जिसमें मैं आपको एक नाम तो जरूर मैं आपको बताऊंगा, वो है महासुदर्शन। महासुदर्शन महासुदर्शन एक आप चूर्ण आता है, आप इस चूर्ण को सुबह और शाम ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय की जो वटी होती है या गिलोय का जो स्वरस होता है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ इस पे ही निर्भर मत रहिएगा। यदि आपको बुखार हो रहा है, बुखार हो चुका है कोविड में तो, या हो रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि गिलोय तुरंत आपके 2 दिन में आपको ठीक करके रख देगी, कभी नहीं होगा। अगर आपको बुखार हो गया है तो हमेशा प्रेफर कीजिए पैरासीटामोल, प्रेफर कीजिए पैरासीटामोल कोविड वाले कंडीशन में, क्योंकि वो आपको तुरंत आपके बुखार से निजात दिलाएगा। आपको अपनी सेना को, ये जो सेना है आपकी WBC की, इसको फाइट कराना है कोविड से। पता लगे वो बुखार से लड़ने के लिए चली जाए तो ये कोविड जीत जाएगा अगेन, वो पता लगे दर्द से लड़ने के लिए चली जाए। बाकी सारी चीजों को ठीक रखिए, WBC को फ्री रखिए बस। WBC यदि फाइट करेगा कोविड से तो आप हर चीजों से जीत जाएंगे। और बाकी चीजों से जीतने के लिए खून में आप पैरासीटामोल दे दीजिए, थोड़ी सी विटामिन सी, अगर जिंक अगर आपको डायरेक्ट ना मिल रहा हो तो इनकी गोलियां भी दे दीजिए। इसके अलावा जो और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये मैं नहीं, ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस में आपको बता रहा हूँ, जो पैरासीटामोल और विटामिन सी और जिंक की मैं बात कर रहा हूँ। नेचुरल चीजें जो आपके मतलब ये प्राकृतिकताओं से थोड़ा सा ऊपर की चीज है, एलोपैथिक दवाई है जो आपके शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मैंने आपको बताया महासुदर्शन, गिलोयवटी, आयुष क्वाथ भी एक नाम हो सकता है। आयुष क्वाथ, आयुष क्वाथ जो है ये भी हेल्पफुल होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। सुबह शाम जो है आप काढ़ा जरूर पीजिए। काढ़े में क्या दे सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। काढ़े में आप दे सकते हैं क्या कहते हैं, काढ़ा कैसे बनाएं, किस किस प्रकार का काढ़ा। ये काढ़ा हो सकता है आपका, हल्दी इसमें डालिए, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, इसमें तुलसी जरूर डालिए, इसमें आप अदरक जरूर डालिए, इसमें आप काली मिर्च जरूर डालिए, इसमें आप पानी भी रखिए, इसमें आप चाहें तो थोड़े से मीठे के लिए आप गुड़ डाल सकते हैं या खांड जो होती है वो आप डाल सकते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें डाल के आप एक अच्छा काढ़ा बना सकते हैं और ये काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। एक दो और चीज़ें होंगी, आप चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं। आयुर्वेदा में कोई ऐसा मना नहीं किया गया है कि आप नहीं ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल लिया जा सकता है। डाइट में एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है लहसुन।
सुबह उठते ही सबसे पहला काम, यदि आपको गैस ना बनता हो तो लहसुन ले लीजिए, क्योंकि जो कपूर है, ये कपूर के बाद लहसुन वाला हिसाब किताब भी बड़ा मायने रखता है। ये भी आपके सीधे छाती में जाती है। आपको पता ना कि जैसे हम लोग लहसुन खाते हैं तो मुंह से एक सुगंध आती है लहसुन जैसी, प्याज जैसी, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट छाती पे भी उसका कार्य देखा गया है। और लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो वो आपके पूरे शरीर के नर्व्स को थोड़ा सा इस प्रकार बना देती है जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड आराम से टहल पाता है, दौड़ पाता है। याद रखिए, किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो उस दौरान भी आप लहसुन दे देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत बढ़िया काम लहसुन कर जाती है। पानी जरूर पिलाइए रोगी को। जो रोगी है उसे दिन में कम से कम ऐसा कोशिश कीजिए आप कि 3 से 4 लीटर पानी पिए, क्योंकि रोगी को एक चीज जरूर मन करेगा रोगी को, वो है बहुत चटपटा खाने का, बहुत तीखा खाने का, क्योंकि अंदर से मन करेगा। आपको पता ही है कि कोविड जो है वो लालच दे के आपको मारेगा, है ना? तो वो लालच मत आने दीजिएगा। ना ही आपको इस दौरान इन प्राकृतिक चीजों के अलावा, जो चीजें मैंने बताई है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी चीज मत कीजिएगा आप। मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए नंबर 1 तरीका आपको एक्सरसाइज करनी है, नंबर 2 तरीका आपको आहार ठीक ठाक रखनी है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है। आहार में क्या क्या लेना है? पालक लेना है, लहसुन लेना है, ये चीजें आपके ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज बहुत हेल्पफुल है। फिर प्राणायाम आप कर सकते हैं, प्राणायाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आप अगर रेगुलर योग कर रहे हैं तो फिर आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डाइट मैंने आपको बता दी, आयुर्वेदा बता दिया, इम्यूनिटी बूस्टर्स में भी यही सारी चीजें काम करेंगी, और पॉजिटिविटी तो एक अल्टीमेट चीज है ही है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना से लड़ सकना हमारे बस की बात है, और बहुत सारे लोग लड़ेंगे जीतेंगे वाले बात को फॉलो कर रहे हैं। जिसने भी अपना मोटिवेशन डाउन करा है वो बच नहीं सका है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। और एक चीज आप सभी से अनुरोध है, चूंकि आप भारतीय हैं तो आप भी सब तक पहुंचाइए, वो ये है कि कोई भी कालाबाजारी ना करे, और कालाबाजारी का यदि आप हिस्सेदार हैं तो आप भी मत कीजिए। अगर आपके यहाँ कोई रोगी बीमार है तो पहले ही एक प्रिकॉशनरी तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लेना, ये बहुत गलत बात है ना? आप एक बात और ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी भी अवस्था में जब तक आवश्यक ना हो तब तक आप ऐसी पैनिक मत होइए। अगर और आप पैनिक नहीं होंगे तो रोगी भी पैनिक नहीं होगा। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिसमें किसी को कोविड हुआ तो घर के छत के ऊपर वाले कमरे में उनको ले आके शिफ्ट कराए, और वो बेचारा उधर ही से ही चिल्ला चिल्ला के परेशान हो रहा है। हमारे जानने में एक और लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेगा कि परिवार छोड़ दे रहा है। परिवार का मतलब क्या हुआ? परिवार का मतलब है कि जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, हमेशा साथ रही। वो बंदा आपके साथ में ही बड़ा हुआ है, आपका ही बच्चा है, आपका ही घर का व्यक्ति है, आपका ही पिता है, आपकी ही माता है, तो आप उनके साथ को नहीं छोड़ सकते। आपको कोविड नहीं होगा, आप अपने आप को डबल मास्क से कवर रखिए, जरूरत हो तो गमछा और लगा लीजिए, जरूरत हो तो कुछ और बांध लीजिए, पूरे शरीर को ढक लीजिए, लेकिन दरवाजे तक तो आइए, पानी पहुंचाइए और प्रेम से बिहेव कीजिए। और हमेशा सकारात्मकता, आप अंदर से टूट गए वो बात की बात है, लेकिन बाहर आप उस व्यक्ति को पॉजिटिव बना के रखिए, क्योंकि आपकी बात उस व्यक्ति को पॉजिटिव जरूर बनाएगी। दिनचर्या के दौरान सोशल मीडिया से और तमाम चीज़ों से दूरी बना के रखिए। न्यूज़ चैनल से भी दूरी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो भी एक माइंड में प्रेशर क्रिएट करता है। और आजकल तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें थोड़ी सी घातक हो जाती हैं। जब आप नकारात्मक होने लगते हैं तो आपकी शरीर आपका साथ छोड़ने लग जाती है। यही सारी बातें हैं। यदि योग से संबंधित आपको और भी बहुत सारी बातें जाननी होंगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से निशुल्क तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अन्यत्र कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे को संपर्क कर सकते हैं। चाहे तो आप इस यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर दीजिएगा, और चाहे तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके किसी भी तरीके से मेरे तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मेरा नाम है शिवम मिश्रा और मैं उत्तर प्रदेश नोएडा शहर से अभी बात कर रहा हूं। और आप सभी के लिए एक योग अध्यापक होने के नाते, अपने धर्म के नाते आप तक मैंने अपना ये संदेश जारी किया है। हो सकता है इसमें एक आधा बातें जो है वो कहीं किसी के अपने वैचारिक बातों से मेल ना खाती हो, मतभेद हो, तो वहाँ पे हमारा मन भेद नहीं है, मतभेद जरूर हो सकता है। और वो दो विद्वान लोगों के बीच में होता तो नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने जानने वालों को बताइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।